ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार आपको हम दिखा रहे हैं तमाम अपडेट्स, कौन आगे कौन पीछे और कौन जीत रहा है, देश भर का हाल जानिए। लेकिन उससे पहले हम झारखंड की हजारीबाग सीट का अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हुए रंजन जी, हजारीबाग से क्या अपडेट है, कौन आगे कौन पीछे? लगभग 3,500 वोटों से आगे चल रहे हैं जो सूचना है, और वो लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। शुरुआत में से ही जो वो आगे चल रहे हैं वो अभी भी आगे चल रहे हैं। मनीष जायसवाल जो है वो आपको हजारीबाग से आगे चल रहे हैं। जो एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो उदय मदन, आप भी एक चीज जो जानना चाहेंगे, जो दुमका सीट है, आप लोग दुमका गए हुए थे, दुमका सीट से पहले सीता सोरेन आगे थी, फिर नलिन सोरेन आगे हुए, अभी क्या स्थिति है? सीता सोरेन वहां 7,500 वोटों से आगे चल रही है। अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं, सीता सोरेन को लगभग 12,500 वोट मिले हैं, नलिन सोरेन को 4,800 वोट मिले हैं। 7,500 की बढ़त है सीता सोरेन को अभी। तो एक और अपडेट आ रही है, कल्पना सोरेन 800 वोटों से आगे चल रही है, जो 2,200 वोटों से पीछे चल रही थी, अब वो 800 वोटों से बीजेपी से आगे हो गई है। जी हाँ, तो अब कल्पना सोरेन आगे हो गई हैं, और मतलब कहने का देवरानी और जेठानी दोनों आगे चल रही हैं। सीता सोरेन जो है दुमका से आगे चल रही है, कल्पना सोरेन गांडे सीट से जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है वहां शुरुआत में पीछे हो गई थी, लेकिन उस वक्त भी हमने कहा था कि ये इनिशियल ट्रेंड है, और अभी जो है कल्पना सोरेन आगे चल रही हैं। तो मदन, एक चीज ये करना होगा कि ये जो दुमका इधर हमने लिखा है, अब हमें जो है इधर लिखना होगा, वो मैं लिख देता हूं। आप दुमका गए थे, वहां क्या देखा, बताइए क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए कांटे की टक्कर जो है वहां पर है दुमका में। पहले ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा था। हम जब चुनावी प्रचार के दौरान वहां कवरेज के लिए पहुंचे थे, तब लोगों में दोनों तरफ की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिलती थी। लोग खुद कहते थे कि यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। दोनों दुमका जिले से ही, दुमका के अलग अलग विधानसभा से उम्मीदवार हैं। एक जो है 7 बार के विधायक रह चुके हैं नलिन सोरेन, तो सीता सोरेन 2 बार की विधायक हैं। तो ऐसे में कांटे की टक्कर जो है वहां पर देखने को मिल रही है। एक तरफ गुरुजी के आशीर्वाद से नलिन सोरेन और सीता सोरेन दोनों कहती हैं कि हम उम्मीदवार में हैं, तो ऐसे तो में लोगों का समर्थन किसको मिलता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है वहां पर, क्योंकि जो सीता सोरेन है वो भी गुरुजी की बड़ी बहू है और नलिन सोरेन उनके पार्टी से हैं। तो ऐसे में जरूर बीजेपी का दामन थामकर सीता सोरेन उम्मीदवार बनी है बीजेपी की वहां से। तो लोगों में भी एक कंफ्यूजन की स्थिति थी कि आखिर साथ किसका दे, क्योंकि दोनों सोरेन परिवार से ही संबंध रखते हैं। तो ऐसे में अब लोगों का आशीर्वाद किसे मिला है, जब ईवीएम का पिटारा खुल चुका है, तो ठीक थोड़ी देर बाद हम अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे कि कितने मतों से वो आगे चल रहे हैं, कितने मतों से पीछे चल रहे हैं। चलिए लौटेंगे मदन, आपके पास नीरज भी हैं जुड़े हुए अपडेट के साथ। नीरज, क्या अपडेट है अभी आपके पास? देखिए, रांची लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी है भाजपा के संजय सेठ, वो फिलहाल 32,200 मत उनको मिला है, और जो कांग्रेस की प्रत्याशी है सस्विनी सहाय, वो पीछे चल रही है। सेकंड नंबर पे उनको जो मत मिला है वो 27,825 है, यानी रांची लोकसभा सीट से नीरज, एक और चीज, तीसरे कैंडिडेट के बारे में जानना चाहेंगे। नई पार्टी के रूप में उभरी है JBKSS, और देवेंद्र महतो यहाँ से कैंडिडेट है रांची से। वो फिलहाल कितने वोट लाते हुए अभी दिख रहे हैं इस रुझान में, शुरुआती रुझान में? शुरुआती रुझान में ये पता चला JBKSS के नेता है देवेंद्र महतो, 7,000 से अधिक जो है वो वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर संभवतः जो है वो देवेंद्र महतो अभी फिलहाल है, और पहले नंबर पे भाजपा के प्रत्याशी संजय सेठ है, दूसरे नंबर पे यशस्विनी सहाय है, और तीसरे नंबर पे देवेंद्र महतो जो कि JBKSS के नेता है, वो जो है तीसरे नंबर पे चल रहा है, क्योंकि युवा नेता है और इस चुनाव में जो है वो भी अपना हाथ कहीं ना कहीं आजमा रहे थे और बहुत सारे मुद्दों को लेकर मुखर थे। तो तीसरे नंबर पे फिलहाल जो है देवेंद्र महतो चल रहे हैं। चलिए लौटेंगे नीरज आपके पास। तो फिलहाल जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, उनके पास चलते हैं। बीजेपी से अविनेश सिंह है, कांग्रेस से गौतम उपाध्याय हैं, और आजसू से गौतम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों से देखिए, अभी हम ब्रेक पर ये चर्चा भी कर रहे थे कि नई पार्टी के रूप में JBKSS उभरी है, और वो कितना दम दिखाती है लोकसभा चुनाव में, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल जो अपडेट है कि वो तीसरे नंबर पर रांची में है, गिरिडीह में जयराम
ठीक ठाक अगर वोट लाते हैं तो ये भी किससे नुकसानदेह होगा अविनेश जी? देखिए, गिरिडीह में जहाँ तक बात है तो चंद्र प्रकाश चौधरी ऐसे भी एक काम करने वाले लीडर के रूप में जाने जाते हैं। रामगढ़ जिले में मैंने उनको प्रत्यक्ष देखा है, लगातार अजय रहे हो, मतलब जब भी खड़ा हुए जीतते ही चले गए ड्यू टू अपने वर्क काम के कारण। सरल सहज व्यक्तित्व, लोगों से मिलना जुलना, उनका काम करना। गिरिडीह में भी उन्होंने वैसा ही एक छवि क्रिएट किया है, बनाया है। यद्यपि उनकी घेराबंदी करने का प्रयास हुआ है, तथापि मुझे लगता है कि उसमें विपक्ष सफल नहीं हो पाएंगे। जयराम महतो नौजवान हैं, अभी भी खड़े हुए हैं। राजनीति अभी ठीक है, नौजवानों को करना चाहिए। डेमोक्रेसी में सबको अपनी पारी खेलने का हक है, वो अपनी पारी खेल रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है गिरिडीह में जयराम महतो जी कहीं ना कहीं एक बीच में मोटा मोटी वोट काटने का कुछ प्रयास करेंगे, लेकिन उससे बहुत प्रभाव चंद्र प्रकाश चौधरी के पॉलिटिक्स पर नहीं पड़ने वाला है। उनको वहाँ के सभी समुदायों का मत मिलने वाला है। चूंकि आप चंद्र प्रकाश चौधरी से पूर्व में जाएंगे तो लगातार 4 बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में वो सीट रहा है, उससे पहले भी रहा है। तो हमारे मतदाता वहाँ परंपरागत रूप से भी भारी तादाद में है। चंद्र प्रकाश चौधरी जी का अपना वोट बैंक, आंसू का भी अपना कार्य क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर वहाँ पर एक सेफ जोन में वहाँ पर चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। गौतम उपाध्याय जी, आप क्या कहेंगे? ऐसे जो आमने सामने की टक्कर इंडिया और एनडीए गठबंधन की दिख रही थी, वहां पर अगर ऐसे छोटी पार्टियां या निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं तो ये इंडिया गठबंधन के लिए नुकसानदेह हो रहा है? मैं ये नहीं मानता हूँ। लोकतंत्र का चुनाव है, हर एक व्यक्ति अपने भाग्य आजमाने के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। मैं कुछ बातों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अगर रामगढ़ जिले की बात करें, एक विधानसभा में चुनना, जीत के आना, लंबे समय तक जीते रहना और मंत्री भी बनना, ये अलग बात होती है। लेकिन रामगढ़ की ही एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने पिछली दफा चुनाव में उनको हराया, पत्नी को। हाँ ठीक है, चूंकि वो लोकसभा चले गए थे इसलिए उनकी पत्नी को हराया। तो ये दिखा कि वर्चस्व तो उनका था ही, चाहे वो खुद लड़ते चाहे उनकी धर्मपत्नी लड़ी, लेकिन हार तो हुई। रही बात गिरिडीह लोकसभा की, अगर हम लोग बात करें तो उनकी छवि इस तरीके से बन गई है कि वो कार्य क्षेत्र में तो दिखे ही नहीं। अभी ठीक है कि अभी चुनाव हो चुका है, मतदाताओं ने अपना मत दे दिया है, पेटियां खुल भी रही हैं, शहरी क्षेत्र से अभी वो लीड भी कर रहे हैं। जैसे जैसे पेटियां और खुलेंगी, स्पष्ट क्लियर पिक्चर जो है। कितनी सीट? हम लोग 8 से 9 सीट जीत रहे हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल 10 सीटों पर तो बीजेपी ही बढ़ती हुई नजर आ रही है, एनडीए बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैंने एक लाइन कहा, आपने शायद नोटिस नहीं किया कि ये शहरी क्षेत्र जो है, हाँ। वहाँ के वोटर्स को भाजपा अपने वोटर्स मानते हैं। और ये हम लोग भी कहीं ना कहीं एनालाइज किए हैं कि शहरी क्षेत्र में हो सकता है कि हमारा संगठन थोड़ा कमजोर पड़ा, ये अलग विषय है। जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्र की तरफ आप जाएंगे, ग्रामीणों की तरफ जो पूर्व केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से योजनाओं का अनाउंसमेंट किया, किंतु वो अनाउंसमेंट ही रह गए, वो योजनाएं धरातल तक पहुंची ही नहीं। उसका कारण जो भी रहा हो, तो कहीं ना कहीं इनको हार का सामना झेलना ही पड़ेगा। चलिए आजसू से एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। गौतम जी, एक सीट पर आजसू है, हालांकि 14 सीट पर एनडीए के सहयोगी है। इस एक सीट पर कितना कॉन्फिडेंट है? देखिए, इस सीट पे पहले भी हमारे साथी जो भाजपा से हैं उन्होंने कहा कि पूर्व में भी वो लगातार परंपरागत रूप से एनडीए की सीट रही है। पिछले बार आजसू वहां पे लड़ी और बड़े मार्जिन से जीती। और 5 साल के कार्यकाल में चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने जिस तरीके से जनता के बीच में कार्य किया है, सिर्फ अपने सांसद निधि से 491 कार्यों को पूर्ण करने का काम किया है। साथ ही साथ जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटियां हैं, जितनी भी गारंटियां हैं जन उपयोगी, सभी को धरातल में उतारने का काम किया है। तो काम वहां पे आप जाएंगे, जब उतरेंगे लोकसभा क्षेत्र में, तो आपको सभी ओर दिखेगा। अभी एक चर्चा हो रही थी कि तीसरा मोर्चा जो है, जो युवाओं का मोर्चा है, आप देखेंगे कि उसकी उन जो देवेंद्र महतो हो या जयराम महतो, उनकी जननी कौन है? तो आप देखेंगे कि राज्य सरकार की तमाम भ्रष्ट नीतियां जो हैं उसके खिलाफ एक युवा वर्ग सड़क पे आता है और सड़क में आने के बाद ये तय करता है कि उनको राजनीति में आना चाहिए।
एज ए आजसू पार्टी हम लोग युवाओं के राजनीति में आने को सकारात्मक रूप से देखते हैं, बशर्ते वो किसी से प्रभावित होके किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव में ना आते हों। दूसरी चीज है कि जो देखना होगा कि अभी उनके बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत जल्दी है। जैसे जैसे राजनीतिक परिपक्वता आएगी, राजनीति का दौर आगे बढ़ेगा, किस तरीके से वो तमाम चीजों से निपटते हैं। और मैं दोबारा कहना चाहूंगा, अगर उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी के प्रभाव में आके एनडीए के वोट को काटा जाए, एनडीए को नुकसान पहुंचाया जाए, तो इस तरह की राजनीति से वो बहुत लंबी दूरी तय नहीं कर सकते। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एनडीए का वोट काटने के लिए फिलहाल ये पार्टी बनी और इसलिए ये चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसमें वो सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब तो मुझे चिंता होने लगी है मेरे जेएमएम और कांग्रेस के साथियों की, क्योंकि उनके उदय से इनका भविष्य जो है अंधकार में होने लगा है। गौतम जी जवाब देना चाह रहे थे। मैं जवाब देना चाह रहा था, एक छोटा सा विधानसभा घेराव का केस होता है और चुनाव के पहले उनको अरेस्ट करने के लिए वारंट निकल जाता है। ऐसे कई केसेस जो हैं वो कई बड़े नेताओं पे पहले भी लग चुके हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। दीपक प्रकाश जी पे कार्रवाई नहीं होती है, बाबूलाल मरांडी जी पे कार्रवाई नहीं होती है, सांसद पूर्व के सांसद जो संजय सेठ जी हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती, ऐसा नोटिस कहीं भी नहीं आता, लेकिन उन पर आता है। तो ये दबाव आखिर प्रशासन की तरफ से किसने दिलवाया? क्यों ऐसा सामने फोटो देखने को मिला कि आखिर एक विधानसभा घेराव के लिए फिर से आपको समन किया जाता है, अरेस्ट करने के लिए आपको वारंट निकलता है। दूसरी बात, ठीक है, युवाओं का बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि युवाएं कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करते हैं और करते चले आ रहे हैं। इसलिए आप इस बार भी देखेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस समय हम लोगों का गिनती कंप्लीट हो जाएगा और जब आप परसेंटेज देखेंगे तो 35% के लगभग महिलाओं ने इस बार टोटल जो पॉपुलेशन है, आप देखेंगे कि टोटल वोट्स जो पड़े हैं उसके 35%